वीडियो पहले ही काफ़ी बड़ा है तो बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो पर आते हैं। पर उससे पहले बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस मुद्दे पर एक सही राय बनानी है तो आपको इसका इतिहास समझना होगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस बड़े से इतिहास को कम से कम समय में सही से और बिना बायसनेस के समझा सकूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस मैप को देखिए, ये है जेरूसलम और इसमें जो एरिया है यही है सारी जंग की जड़। इसमें जो ये गुम्बद है इसे कहते हैं डोम ऑफ रॉक और इसके सामने जो एक छोटा सा गुम्बद है इसे कहते हैं डोम ऑफ चेन। साथ ही पास में ये जो बिल्डिंग है इसे कहते हैं अल अक्सा मस्जिद और ये जो बड़ी सी दीवार है इसे कहते हैं वेस्टर्न वॉल। अब ये सब कैसे और क्यों इंपॉर्टेंट है आइए वीडियो में समझते हैं। देखिए, यहूदी, मुस्लिम और क्रिश्चियन तीनों ही जिस एक पैगंबर को बहुत मानते हैं वो है इब्राहिम। इब्राहिम के दो बेटे हुए आइजैक और इस्माइल। इनमें से जो आइजैक थे उनके एक लड़के थे जैकब। इन्हीं को इजराइल भी कहा जाता है और यहीं से इजराइल का नाम आया है। उनके 12 बच्चों में से एक बच्चे का नाम था जूडा और उनके ही कबीले के लोगों को ज्यूज यानी यहूदी कहा जाने लगा। अब आप समझिए कि ज्यूज का इतिहास मुस्लिम और क्रिश्चियन धर्म से काफ़ी पुराना है। ज्यूज के जो सबसे पवित्र पैगंबर माने गए हैं वो है प्रोफेट मूसा। इन्होंने अपने ज्ञान से 10 विचार या 10 कमांडमेंट्स एक पत्थर या पत्रे पर लिखे थे और समय में आगे जाकर जो ये यूनाइटेड किंगडम ऑफ इजराइल का इलाका है जिसमें आज के जॉर्डन और सीरिया के हिस्से भी शामिल हैं, यहाँ के राजा सोलोमन ने एक मंदिर बनवाया जिसमें इन कमांडमेंट्स को रखा गया, जिसे होली ऑफ द होलीज यानी सबसे पवित्र जगह कहते हैं। और यहीं पर है डोम ऑफ चेन। ऐसा माना जाता है कि सोलोमन यहीं बैठकर इंसाफ करते थे। 586 बीसी में बेबीलोनियंस ने यहाँ पर हमला किया और इस मंदिर को तोड़ दिया। साथ ही सारे यहूदियों को यहाँ से भगा दिया गया। करीब 50 साल बाद पर्शियंस ने बेबीलोनियंस को वापस हरा दिया और ज्यूज को वापस यहाँ रहने की परमिशन दी गई और जो मंदिर यानी होली ऑफ द होलीज बेबीलोनियंस ने तोड़ दिया था उसे फिर से बनाया गया और इसे सेकंड टेम्पल का नाम दिया गया। साथ ही इसका चबूतरा बनाया गया और इस चबूतरे को आज हम टेम्पल माउंट कहते हैं। 450 साल बाद इस एरिया पर रोमन्स ने कब्जा कर लिया और एक नया नियम लागू किया कि जो ज्यूज हैं वो अपना राजा चुन सकते हैं, पर जो राजा होगा वो रोमन एम्पायर के गवर्नर के अधीन काम करेगा। याद रखिए कि अभी जीसस का जन्म होना बाकी है और इस्लाम के आने में अभी 600 साल बचे हैं। 1 AD में जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है। जीसस जन्म से यहूदी थे पर धीरे धीरे जब इनका इन्फ्लुएंस बढ़ता गया तो जो यहूदी पुरोहित उन मंदिरों से पैसा कमाते थे उनको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। माना जाता है कि एक बार जीसस क्राइस्ट ने वहां पर रहने वाले पुजारी को मंदिर से निकाल दिया था। ज्यूज के कहने पर जीसस को सूली पर चढ़ा दिया गया। क्रिश्चियंस आज भी ये मानते हैं कि उनके जीसस को मारने वाले यहूदी ही हैं। 70 AD आते आते रोमन्स और ज्यूज के बीच लड़ाई बढ़ने लगी और नतीजा ये हुआ कि 135 AD आते आते रोमन एम्पायर के कमांडर टाइटस ने जो सेकंड टेम्पल था उसको भी तोड़वा दिया। इस बार टेम्पल माउंट की एक दीवार बच गई जिसे वेस्टर्न वॉल कहा जाता है। इसकी तरफ मुंह करके ज्यूइश लोग आज भी प्रेयर करते हैं और ज्यूइश को फिर से एक बार वहां से भागना पड़ा और धीरे धीरे जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ इजराइल का ये इलाका था उसका नाम फिलिस्तीन या पैलेस्टाइन हो गया। अब एंट्री होती है प्रोफेट मोहम्मद की। मक्का और मदीना के बाद जेरूसलम की अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ रॉक को इस्लाम की सबसे पवित्र जगह बताया गया है और ऐसा इसलिए है क्योंकि माना जाता है कि प्रोफेट मोहम्मद मक्का से अपने घोड़े बुराक पर उड़कर जेरूसलम आए थे और जहां आज अल अक्सा मस्जिद है वहां नमाज पढ़ी। उसके बाद डोम ऑफ द रॉक चट्टान पर चढ़कर स्वर्ग की तरफ रवाना हुए। हैरानी की बात यह है कि आज जो ज्यूस और मुस्लिम एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं उस समय ये मिलजुल कर रहा करते थे। दूसरी तरफ जो ज्यूस दुनिया भर में फैल गए थे उन्हें क्रिश्चियंस के डिस्क्रिमिनेशन का शिकार बनाया जाता था। कई जगह उनको खून पीने वाला कहकर मारा भी जाता था। यही सिलसिला चलता रहा और 1850s के यूरोप में एंटी सेमिटिज्म की धारणा बढ़ने लगी और ज्यूस पर अत्याचार बढ़ते गए और इसी समय एलिजर बैन यहूदा ने यूरोप में जायोनिज्म मूवमेंट की शुरुआत की। देखिए, जायोनिज्म का बेसिक मतलब होता है जूस के लिए एक सेफ और सिक्योर प्लेस। ये लोगों को मोटिवेट करते थे कि आप इजराइल जाकर ज़मीन खरीदें और अपने पुरखों की ज़मीन पर रहें। 1881 में पहली टुकड़ी फिलिस्तीन के लिए रवाना हुई। इसे नाम दिया गया एहलिया। इसके बाद 1904 में दूसरा अहलिया यानी दूसरा ग्रुप फिलिस्तीन गया और जायोनिस्ट मूवमेंट को फैलाने वालों में एक अहम नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन का, जो खुद एक जूइश थे। उनका मानना था कि जूइश के लिए एक सेपरेट नेशन होना चाहिए। एक तरफ यूरोप में जूइश को मारा जा रहा था जिससे जूइश लोग फिलिस्तीन जा रहे थे, दूसरी तरफ दुनिया विश्व युद्ध के बारूद पर खड़ी थी। एक तरफ फ्रांस और ब्रिटेन थे, दूसरी तरफ था जर्मनी। वर्ल्ड वार के टाइम पैलेस्टाइन का ये सारा हिस्सा ओटोमन एम्पायर के अंडर था। ब्रिटेन और फ्रांस ने अरब से कहा कि आप वर्ल्ड वार में हमारा साथ दो, जीतने के बाद ये सारा एरिया आपका होगा। पर साथ ही 1916 में ब्रिटेन और फ्रांस ने सीक्रेटली साइक्स-पाइकट एग्रीमेंट साइन कर लिया, जिसके मुताबिक ओटोमन एम्पायर को जीतने के बाद सारा एरिया ब्रिटेन और फ्रांस के बीच बांट दिया जाना था। वहीं ब्रिटेन ने 1917 में जूइस की इजरायली डिमांड को भी एक्सेप्टेंस देते हुए बेलफोर डिक्लेरेशन पब्लिक की। इसमें लिखा था
कि ब्रिटिश गवर्नमेंट फिलिस्तीन में ज्यूइश के लिए नेशन बनाने के पक्ष में है। वर्ल्ड वॉर 1 के अंत के साथ ही ओटोमन एम्पायर का भी अंत हुआ और फिलिस्तीन का इलाका ब्रिटिश कॉलोनी बन गया। और जैसा कि बेलफोर डिक्लेरेशन के डिसाइड हुआ था, ज्यूइश का माइग्रेशन शुरू हुआ। साल 1919 से 1929 तक 1 लाख से ज्यादा यहूदी लोग फिलिस्तीन लैंड को खरीदकर वहां रहने लगे। इससे वहां रह रहे अरब्स में गुस्से का माहौल था। इसका परिणाम ये हुआ कि 1936 से 1939 तक बड़े स्केल पर अरब रेवोल्ट हुआ और आखिर में ब्रिटिशर्स को व्हाइट पेपर पॉलिसी लानी पड़ी, जिसके मुताबिक ज्यूइश इमिग्रेशन पर रोक लगा दी गई। पर एक तरफ जहां हिटलर के इन्फ्लुएंस में यूरोप में होलोकॉस्ट हुआ, जिसमें 60 लाख से ज्यादा ज्यूइश को मारा गया, ज्यूइश के पास इजराइल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। इन ज्यूइश के आने के बाद फिलिस्तीन की डेमोग्राफिक्स में बहुत ज्यादा चेंज आ गया। 1914 में जहां ज्यूइश की आबादी 94,000 थी, 1947 आते आते यह 6,30,000 हो गई। वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीनियों का कहना था कि आप किसी और पर हुए जुल्म की संवेदना में किसी दूसरे के घर को कैसे छीन सकते हो। अगर आपको देश बनाना ही है तो कहीं और दे दो। 1000 साल पहले के हिसाब से आप आज का फैसला क्यों कर रहे हैं। बट फाइनली यूनाइटेड नेशंस अपना प्लान देता है। इसके हिसाब से जो ग्रीन एरिया है वो फिलिस्तीन और जो व्हाइट एरिया है वो इजराइल को मिलना था। पैलेस्टाइन इस प्लान को मानने से मना कर देता है। माना जाता है कि पड़ोसी अरब देशों के इन्फ्लुएंस में आकर पैलेस्टाइन ने मना कर दिया ताकि वो लड़कर बाकी का एरिया भी एक साथ कब्जा सके। अब यहाँ जो आप ये व्हाइट डॉट्स देख रहे हैं, ये ज्यूइश लोगों की जमीन है और ये है यूएन का प्लान। इसमें एक सवाल ये भी किया जाता है कि इजराइल के इतने कम सेटलमेंट्स होने पर भी इतना बड़ा एरिया इजराइल को क्यों अलॉट किया गया। कुछ लोग मानते हैं कि इजराइल के साथ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज का साथ था। इस सब का एडवांटेज यूएन के थ्रू इजराइल को मिला। इजराइल बनने के अगले ही दिन ये सारे अरब देश इस पर हमला कर देते हैं। एक तरफ अरब देश थे जिनके लिए ईगो की लड़ाई थी और एक तरफ इजराइल जो अपने सर्वाइवर के लिए लड़ रहा था। अंत में दुनिया ने देखा कि कैसे एक छोटा सा देश जो 1 साल पहले ही अस्तित्व में आया था, इन अरब कंट्रीज को अपने सामने नतमस्तक कर देता है। ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये यूएन का 2 स्टेट प्लान है। इसके हिसाब से जो ग्रीन एरिया है वो फिलिस्तीन को और जो व्हाइट एरिया है वो इजराइल को मिलना था। पर जंग के बाद इजराइल ने पैलेस्टाइन का काफी हिस्सा अपने पास रख लिया, लेकिन जेरूसलम जो कि इन दोनों ही धर्मों में बहुत ही पवित्र जगह है, वो अभी भी फिलिस्तीन के ही पास थी। आप देख सकते हैं कि वेस्ट में एक छोटी सी पट्टी बच गई है, इसे गाजा स्ट्रिप कहा जाता है और ईस्ट में जो ग्रीन पोर्शन बचा है उसे कहा जाता है वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक इसलिए क्योंकि ये जॉर्डन रिवर के ही वेस्ट का इलाका है। अभी भी आप देखोगे कि जेरूसलम वेस्ट बैंक का ही हिस्सा है और फिलिस्तीन में यहाँ इसलिए यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिलिस्तीन ने इस एरिया के साथ खुद को रिकॉग्नाइज करने से ही मना कर दिया था। वार के बाद वेस्ट बैंक का ये हिस्सा जॉर्डन के कंट्रोल में चला गया और गाजा स्ट्रिप का ये हिस्सा इजिप्ट ने कंट्रोल कर लिया। अब यहाँ पर आपको एक बात और समझने की जरूरत है कि इजराइल और यूरोप को अगर एशिया में ट्रेड करना है तो स्विस कैनाल का एक्सेस मिलना बहुत जरूरी है। ये जो आप मेडिटेरेनियन सी और रेड सी के बीच एक वाटरवे देख रहे हैं, यही है स्विस कैनाल जो इजिप्ट में है। अगर ये ना हो तो पूरे अफ्रीका को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, जिसमें पैसा और टाइम दोनों की ही बर्बादी होगी। स्विस कैनाल को ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर बनाया था, पर 1956 में इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल नासिर ने इसे नेशनलाइज कर दिया, जिससे ब्रिटेन और फ्रांस का स्विस कैनाल का एक्सेस खत्म हो गया। दरअसल नासिर इजिप्ट में एक डैम बना रहे थे जिसे पहले यूएन फंड कर रहा था, पर एंड में यूएन ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। नासिर ने सोचा कि अब सिर्फ एक ही रास्ता है, स्विस कैनाल। स्विस कैनाल में आने वाले शिप्स पर टोल लगा देते हैं, जिससे टोल पर जो पैसे कलेक्ट होंगे उससे प्रोजेक्ट को फंड किया जा सकता है। साथ ही इजिप्ट ने स्ट्रेट ऑफ तिरान को भी ब्लॉक कर दिया, जिससे इजराइल का एशिया का ट्रेड भी रुक गया। जब नेगोशिएशंस के बाद भी इजिप्ट नहीं माना तो ब्रिटेन और फ्रांस की बैक सपोर्ट से 29 अक्टूबर 1956 को इजराइल ने इजिप्ट पर हमला कर दिया और सिनाई पेनिनसुला का ये जो पूरा एरिया है इसको ब्लॉक कर दिया। बाद में यूएन के इंटरवेंशन के बाद ही स्विस कैनाल पर सबके लिए नेविगेशन का एक्सेस ओपन किया गया, पर यूएन ने नासिर की टोल कलेक्शन वाली बात को भी मंजूरी दी। यूके और फ्रांस को स्विस कैनाल की ओनरशिप से हाथ धोना पड़ा। इजराइल ने तो सिनाई पेनिनसुला से विड्रॉ कर लिया, पर नासिर अभी भी इजराइल से बदला चाहते थे। वह बाकी अरब कंट्रीज के साथ मिलकर फिलिस्तीनियों को उनका हक दिलाना चाहते थे। इसी बीच 1964 में फॉर्मेशन हुआ पीएलओ यानी पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे वायलेंस के थ्रू इजराइल से फिलिस्तीन को वापस लेने के लिए बनाया गया था। 1967 में इजिप्ट ने फिर से स्विस कैनाल और स्ट्रेट ऑफ तेहरान को ब्लॉक कर दिया। साथ ही जॉर्डन और सीरिया की जो आर्मीज हैं वो लगभग इजराइल के बॉर्डर तक आ गई। इजराइल ने इन अरब देशों के साथ, जिसमें इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और सऊदी अरब शामिल थे, 6 दिन तक जंग लड़ी और फिर से इन सबको एक साथ ही हरा दिया। साथ ही साथ इस बार पूरे सिनाई पेनिनसुला पर, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप पर, सीरिया में आने वाले गोलन हाइट्स और लेबनान के एरियाज पर भी कब्जा कर लिया।
कहाँ ये लोग इजराइल से जमीन लेने आए थे और खुद ही अपनी जमीन देकर चले गए। जब सारी अरब कंट्रीज सामने से इजराइल को नहीं हरा पाई तो ये लोग बॉम्ब ब्लास्ट और प्लेन हाईजैक पर उतर आए। 1972 में जर्मनी में ओलंपिक हो रहे थे, जिसमें ब्लैक सितंबर नाम का एक पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 11 इजरायली सिविलियंस को मार दिया, जिनमें 6 कोचेस और 5 एथलीट थे। और ये इंसिडेंट म्यूनिक मैसेकर के नाम से वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया। अपराधियों को मार दिया गया, पर जो कल्प्रिट्स बच गए थे उन्हें और इस इंसिडेंट में शामिल हर उस शख्स को जिसने इसमें उनका साथ दिया था, चाहे फिर वो वेपन्स प्रोवाइड कराए हों या फिर फंडिंग, इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने अगले 20 साल में पूरी दुनिया से चुन चुनकर मार दिया। 6 अक्टूबर 1973 का दिन था। पूरे इजराइल में योम किपुर नाम का फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा था। इस दिन को जूस अपना सबसे पवित्र दिन मानते हैं। सेना के कई जवान भी इस दिन छुट्टी पर थे। पर तभी इजिप्ट और सीरिया अपनी खोई हुई जमीन वापस लेने के लिए इजराइल पर एक सरप्राइज अटैक करता है। नतीजा फिर से इजराइल जीत गया, पर इस बार इजराइल इजिप्ट और सीरिया के और अंदर तक चला गया। 1977 आते आते इजिप्ट और इजराइल दोनों को ही पता चल गया था कि वार से कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए 1977 में पहली बार इजिप्ट ने इजराइल को एक देश की तरह रिकॉग्नाइज कर लिया और ऐसा करने वाला पहला अरब देश बना। 1978 में दोनों देशों के बीच कैंप डेविड अकॉर्ड साइन हुए, जिसमें सिनाई पेनिनसुला को वापस इजिप्ट को दे दिया गया और इजराइल को स्विस कैनाल का एक्सेस मिला। पर फिर 1980 में इजराइल ने तेल अवीव से अपनी कैपिटल यरूशलेम में शिफ्ट कर दी, जिससे फिलिस्तीनियों के अंदर गुस्सा और भड़क गया। धीरे धीरे इजराइल वेस्ट बैंक में अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाता जा रहा था। वेस्ट बैंक के इलाके में सेटलमेंट बनाने पर इजरायली सरकार लोगों को सस्ते रेट पर जमीन देती थी, गवर्नमेंट जॉब देती थी और भी बहुत सारे इंसेंटिव प्रोवाइड करती थी, ताकि वहां पर इजराइल और ज्यूइश का इन्फ्लुएंस बढ़ सके। आप अगर देखोगे जो सबसे कट्टर इजरायली लोग हैं वो आपको इन एरियाज में मिल जाएंगे। इन लोगों के सेटलमेंट्स को इजरायली सेना प्रोटेक्ट करती है। इस मैप में आप देखिए कि जो पिंक एरिया है वो इजरायली सेटलमेंट्स हैं और ये जो ब्राउन एरिया है वो फिलिस्तीनी सेटलमेंट्स हैं। इसमें जो ये ट्राइंगल्स आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं वो इजरायली आर्मी के आउटपोस्ट हैं। एक तरफ पीएलओ के लीडर फिलिस्तीन की जनता का विश्वास खो रहे थे और तभी जन्म हुआ हमास का। इसे शेख अहमद यासीन ने 1987 में बनाया, जिसका मोटिव था वॉयलेंस के जरिए पैलेस्टीन के उन हिस्सों पर फिलिस्तीनियों का कब्जा जिसे इजराइल ने कैप्चर कर लिया था। ये लोग सुसाइड बॉम्बिंग और रॉकेट के जरिए इजराइल में अटैक करने लगे, बेसिकली अनस्टेबिलिटी लाने की कोशिश करने लगे। इधर 1993 में पीएलओ के लीडर यासिर अराफात और इजराइल के पीएम रूबिन के बीच ओस्लो में एक शांति समझौता हुआ, जो ओस्लो एकॉर्ड्स के नाम से फेमस है। इसमें बात हुई कि वेस्ट बैंक और गाजा, जो उस समय पर इजराइल के कब्जे में थी, उसे वापस फिलिस्तीन को दिया जाएगा। एक तरफ फिलिस्तीनी इस बात से गुस्सा थे कि यासिर अराफात इजराइल के इस डील को कैसे मान गए, जबकि उन्हें तो पूरे इजराइल का इलाका चाहिए था। दूसरी तरफ इजराइल के लोग भी इस समझौते से बहुत खुश नहीं थे, बल्कि उल्टा उन्होंने इस समझौते का गुस्सा इजरायली पीएम रोबिन की हत्या करके निकाला। नई सरकार के साथ बेंजामिन नेतन्याहू नए पीएम बने और धीरे धीरे ओस्लो एग्रीमेंट्स को इजराइल ने भुला दिया। कई बार कोशिश हुई कि ओस्लो एग्रीमेंट्स को इजराइल एक्सेप्ट करे, पर इजराइल ने अपनी ही बात से मुंह फेर लिया। ओस्लो एकॉर्ड्स के बाद जो चेंज आया वो मैं आपको इस चार्ट से समझाता हूँ। पैलेस्टीनियंस के लिए एक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी नाम की गवर्नमेंट बनाई गई, जिसमें पैलेस्टीनियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा होती है। इसमें वेस्ट बैंक और गाजा के फिलिस्तीनी अपने लीडर्स को सिलेक्ट करके भेजते हैं, पर शर्त यह थी कि फिलिस्तीनी सरकार बना सकते हैं, पर अपनी आर्मी बनाने का अधिकार उनके पास नहीं था। अब 2007 तक वहाँ पीएलओ के अंडर एक पार्टी चलती थी, फतह हमेशा वहाँ पर मेजोरिटी में रही है। लेकिन जैसे जैसे हमास का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया, हमास की पॉलिटिकल विंग एक्टिव हुई और 2006 के इलेक्शन में हमास को मेजोरिटी मिली। लेकिन इजराइल और पीएलओ दोनों ही इस बात से खुश नहीं थे और इस इलेक्शन को एक तरीके से नकार दिया गया। फतह और हमास में सिविल वॉर के बाद 2007 में गाजा स्ट्रिप पर पूरी तरीके से हमास ने कब्जा कर लिया और तब से आज तक हमास अपनी वायलेंस आइडियोलॉजी के साथ इजराइल से अपने एरिया वापस चाहता है और आए दिन गाजा स्ट्रिप से रॉकेट छोड़ता रहता है। गाजा के साथ हमास को वेस्ट बैंक के काफी पैलेस्टीनियंस भी सपोर्ट करते हैं, पर वेस्ट बैंक के एरिया में इजराइल का कंट्रोल बहुत ज्यादा है, तो प्रोटेस्ट तो होते हैं, पर ऐसा कुछ मेजर इंसिडेंट नहीं होता जो हमें गाजा में देखने को मिलता है। आपका इस बारे में क्या कहना है और आप खुद को कहां पर रखते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।